हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार बनवाल का न्यू एडिशन बुक आया है 2024 में ही। यहाँ पे भी देख सकते हैं क्लास 6 से लेकर के 12th तक वन लाइनर फॉर्म में सभी सब्जेक्ट को कंप्लीट किया गया है। आज इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री को 3 भाग में बांटा गया है: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास से। तो चलिए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आई होप यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आता है तो इसे लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास से। प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत सबसे पहले दिए गए हैं। इतिहास इतिहास कहते किसे हैं? किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण। कालक्रमिक विवरण क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है, हिस्ट्री कहलाता है। नेक्स्ट है, इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहते हैं? हेरोडोटस को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहते हैं? हेरोडोटस। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? राजतरंगिणी को। इसके रचयिता कौन है? तो कल्हण है। कश्मीर के इतिहास के बारे में इस पुस्तक से जानकारी प्राप्त होती है। उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? आहत सिक्के कहलाते हैं। कौन सा सिक्का? आहत सिक्का, पंच मार्क कॉइन्स। नेक्स्ट है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक, मुद्रा शास्त्र कहते हैं। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? डॉक्टर प्राइम रोज को। डॉक्टर प्राइम रोज। नेक्स्ट है, भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? स्टुअर्ट पिगट। नेक्स्ट है, चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? बिल्कुल आराम से इसे कंप्लीट करने वाले हैं। भारत के लिए चीनी यात्रियों ने इन तू का प्रयोग किया। नेक्स्ट है, उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इपिग्राफी कहा जाता है। क्या कहलाता है? इपिग्राफी, अभिलेख शास्त्र कहलाता है। लिपियों के विकास के अध्ययन को पुरा लिपि विद्या कहा जाता है। लिपियों के विकास के अध्ययन को क्या कहते हैं? पुरा लिपि विद्या। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था? भारतवर्ष का उल्लेख जो है हाथी गुफा अभिलेख में किया गया था। हाथी गुफा अभिलेख किसका है? तो राजा खारवेल का है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया? वी.ए. स्मिथ। नेक्स्ट दिया गया है, इतिहास को किस प्रकार से बांटा गया है? आप लोगों को पता ही होगा, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में न लिखा गया है और न ही पढ़ा जा सका है। वही आद ऐतिहासिक काल में लिखा तो गया है लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। नेक्स्ट आता है ऐतिहासिक काल, इसमें लिखा भी गया है और पढ़ा भी गया है। प्रागैतिहासिक काल, इसका जो काल है मानव उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व तक का काल। आद ऐतिहासिक काल में पढ़ते हैं 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का काल। नेक्स्ट आता है ऐतिहासिक काल, 600 ईसा पूर्व से आगे का काल। यहाँ पे दिया भी गया है, प्रागैतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत, क्योंकि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं। वही जो हमने बताया, आद ऐतिहासिक काल लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं किंतु अपठनीय है। नेक्स्ट आता है ऐतिहासिक काल, पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हैं। चलिए समझ गए होंगे। नेक्स्ट, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? धार्मिक ग्रंथ का प्रयोग करते हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ का प्रयोग करते हैं, पुरातात्विक शास्त्र तथा विदेशी विवरण। नेक्स्ट है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसप ने।
जेम्स प्रिंस। कब? 1837 में। कब पढ़ा था? 1837 में। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग सर्वाधिक अशोक ने किया था अपने अभिलेखों में। नेक्स्ट है, भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? भारत के प्राचीनतम ग्रंथ जो है वेद, उसके संकलनकर्ता किन्हें माना जाता है? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को। प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। नेक्स्ट देख लेते हैं, पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? व्यवस्वत मनु। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? तो गुप्त वंश और शुंग वंश। गुप्त वंश और शुंग वंश की जानकारी किससे प्राप्त होता है? वायु पुराण से। और भी बहुत सारे पुस्तक हैं। नेक्स्ट है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? यह कल्पसूत्र से। भगवती सूत्र और कल्पसूत्र यह सब जैन धर्म का ही पुस्तक हैं। आगे दिया गया है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न संगठन है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत एक संलग्न संगठन है। आगे बढ़ते हैं, मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? यह हो जाएगा आर्द्र सातवाहन वंश। आर्द्र सातवाहन वंश। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित ग्रंथ है? यह मौर्य वंश से संबंधित है। खरोष्ठी लिपि किस प्रकार लिखी जाती थी? ब्राह्मी लिपि जो है यह बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती थी, वही खरोष्ठी लिपि जो है इसके अपोजिट दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। नेक्स्ट है, नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? नारद स्मृति से गुप्त वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? यह मानी जाती है मनु स्मृति। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? शुंग काल, इसका मानक ग्रंथ है मनु स्मृति। स्त्री को पुरुष के अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? स्त्री को पुरुष के अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? तो शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में। आगे सब के बारे में और भी पढ़ना है। नेक्स्ट है, महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आश्वालय गृह सूत्र में मिलता है। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख किसमें मिलता है? आश्वालायन गृह सूत्र में मिलता है। प्रारंभ में इसमें मात्र 8,800 श्लोक थे। इसका नाम जय संहिता था। कुछ समय पश्चात यह बढ़कर 2400 श्लोक हो गए और 24,000 श्लोक हो गए और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे सतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। यहाँ पे एक बार फिर से ध्यान दे देंगे। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आश्वालयन गृह सूत्र में मिलता है। प्रारंभ में इसमें 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। कुछ समय पश्चात यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गए और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे सतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। चलिए नेक्स्ट है, जहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा वहाँ पे मैं दोहराते भी चलूंगी। पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? माफ करिएगा, पुरालेख विद्या से क्या अभिप्राय है? तो शिलालेखों का अध्ययन। पुरावशेष का महत्तम अन्वेषक किसे माना जाता है? पुरावशेष का महत्तम अन्वेषक किसे माना जाता है? डार्विन को। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? इब्न बतूता जो कि मोरक्को का रहने वाला था, इसका पुस्तक का नाम है रेहला। हेन स्वांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? हेन स्वांग नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापन का काम किया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रमुख अभिलेख व शासक दिए गए हैं। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले दिया गया है हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख किसका है? तो कलिंग नरेश खारवेल का है। एहोल अभिलेख किसका है? पुलकेशिन द्वितीय का। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। इसके बारे में जानकारी जो मिलती है एहोल अभिलेख में ही। नासिक अभिलेख किसका है? तो गौतमी बलसिरी का है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त का है। प्रयाग स्तंभ लेख हरिसेन ने इसका निर्माण करवाया था, जो कि दरबारी कवि था।
यह किसका है? तो समुद्रगुप्त का। मंदसौर अभिलेख यह मालवा नरेश यशोवर्मन का है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज का है, माफ करिएगा, प्रतिहार नरेश भोज का है। देपाड़ा अभिलेख जो है बंगाल शासक विजयसेन का। भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख स्कंद गुप्त का है। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल। यहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। नासिक अभिलेख गौतमी बलसेरी। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त। मदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन। भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख स्कंद गुप्त। आई होप याद हो गया होगा। अब आगे बढ़ रहे हैं। बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? सुंग काल की। हेनस्वांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? हेनस्वांग की पुस्तक का नाम है सी यू की। हर्षवर्धन के समय में यह भारत आया था। नेक्स्ट है अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? किताब उल हिंद की रचना किसने की है? अल बरूनी। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। हाल ही के बिहार दरोगा मेंस के एग्जाम में पूछा गया था, इब्न बतूता भारत कौन सी सदी में आया था? तो ध्यान रखिएगा 14वीं सदी में आया था। कब आया था? तो 1333 में। किसके दरबार में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। यहाँ पे दिया भी गया था, दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? तो पांड्य राज्य की। पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? शुंग वंश। पतंजलि किसके दरबार में रहते थे? तो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में ही रहते थे। इनके पुस्तक का नाम है महाभाष्य। नेक्स्ट दिया गया है चीनी लेखकों का वर्णन। लेखक, समयकाल, रचनाएं और यात्री विवरण के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। यहाँ पे ध्यान देंगे। फायान, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाल में बिहार दरोगा में पूछा भी गया था, इब्न बतूता कौन सी सदी में भारत आया था? चलिए यहाँ पे याद रखेंगे। फायान भारत कब आया था? तो 399 से 414 ईस्वी। महादशा का विवरण किया था। यह प्रथम चीनी यात्री था जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी। फायान किसके दरबार में आया था? तो यह आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, जिनकी उपाधि है विक्रमादित्य। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़ियां तथा चंद्रगुप्त मौर्य राजप्रसाद को देव निर्मित बताया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, वस्तु विनिमय का माध्यम जो बताया यह कौड़ियां बताया। कौन से काल में? गुप्त काल में। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजप्रसाद था जो कि पाटलिपुत्र में स्थित था, उसे देव निर्मित बताया। किसने? फाहियान ने। कब आया था? 399 से 414 ईस्वी। किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। और इसका पुस्तक का नाम है फो क्यू की। ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हेनस्वांग भारत 629 से 645 ईस्वी तक रहा था। 629 में भारत आया था और 645 में भारत गया था। हर्षवर्धन के दरबार में यह भारत आया था। इसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया। इसने हर्षवर्धन को शिलादित्य की उपाधि दिया था। इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है और नीति का पंडित कहा जाता है, शाक मुनि भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? हेनस्वांग को। शाक मुनि कहा जाता है, नीति का पंडित कहा जाता है। हर्षवर्धन के दरबार में आया था और इसका पुस्तक का नाम है CU की। क्लियर। नेक्स्ट है इत सिंह भारत कब आया था? इत सिंह भारत आया था 673 से 675 के बीच। 673 से 675। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु की आत्मकथाएं। चीनी यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा। आगे बढ़ते हैं। सती प्रथा का जो प्रथम विवरण जो मिलता है यह कहाँ मिलता है? तो भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य जो प्राप्त होती है 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। क्लियर। अब आगे बढ़ रहे हैं। पाषाण काल के बारे में थोड़ा जान लीजिए। पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। पाषाण का अर्थ ही होता है क्या? पत्थर का काल। ओजोन
माफ करिए, स्टोन एज। देखिए, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। एक है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है 26 लाख से 9000 ईसा पूर्व का काल, और मध्य पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व, और नव पाषाण काल 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। क्लियर। अब यहाँ पे देखेंगे पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। एक है निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, और तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल। मैं बात कर रही हूँ पूरा पाषाण काल के बारे में। पूरा पाषाण काल को 3 भाग में बांटा गया है। पहला है निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल, और तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल। इसका टाइम पीरियड याद रखना चाहे तो रख सकते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है 26 लाख से 50,000 ईसा पूर्व। मध्य पूरा पाषाण काल 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व। वहीं उच्च पूरा पाषाण काल 40,000 ईसा पूर्व से 9,000 ईसा पूर्व का काल है। चलिए, 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 फिर मध्य पाषाण काल आ जाएंगे। 4,000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व का काल नव पाषाण काल में आ जाएंगे। आई होप इन बातों को आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? बताएंगे। पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फूट को। रॉबर्ट ब्रूस फूट को। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता था? तो यह कहलाता था पूरा पाषाण काल। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता था? पूरा पाषाण काल। प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए पत्थर का प्रयोग किया जाता था। पत्थर का प्रयोग। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? भारतवर्ष जो है यह जम्बू द्वीप का खंड था। सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमो सैपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे समानतः किस रूप में जाना जाता है? सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमो सैपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे समानतः किस रूप में जाना जाता था? इसे जाना जाता था पिंथेकैंथ्रोपस के रूप में। पिंथेकैंथ्रोपस के रूप में। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है हथनौरा से। हथनौरा कहाँ है? तो यह नर्मदा घाटी में अवस्थित है। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? हथनौरा से, नर्मदा घाटी। आगे बढ़ते हैं। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? मोस्ट वीवीआई कर लीजिएगा। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष किस पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ है कहाँ? तो यह सुलेमान किरथर पहाड़ियों के बीच में है और यह अवस्थित है पाकिस्तान में, वर्तमान के पाकिस्तान में अवस्थित है। जूते हुए खेत का साज किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? जूता हुआ खेत का साज जो प्राप्त हुआ है यह कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। और कालीबंगा कहाँ है? तो यह वर्तमान में राजस्थान में है और यह घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा का प्रयोग किया था। किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का। नेक्स्ट दिया गया है, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? तो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। और आप लोगों को पता ही होगा मोहनजोदड़ो ऐसा स्थान है जिसका नाम ही है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यह मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से। प्रस्तर युग स्टोन एज के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन सा था? यह कुत्ता था। सबसे पहले पालतू किस जानवर को बनाया? तो कुत्ता को ही बनाया। किसे बनाया? कुत्ता को ही बनाया, डॉग को बनाया। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? पशुपालन का प्रारंभ माना जाता है मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल से। वही कृषि जो प्रारंभ हुआ था नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल में। और आ की खोज कब हुआ था? तो पूरा पाषाण काल। आ का खोज कब हुआ था? पूरा पाषाण काल। आगे बढ़ते हैं। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? आदमगढ़ से।
आदमगढ़ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मानव द्वारा खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? खाद्यान्नों की कृषि नवपाषाण काल में। अभी हमने बताया भी खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुआ? नवपाषाण काल में। कुत्ता को पालतू कब बनाया गया? तो मध्यपाषाण काल में। ध्यान रखेंगे। मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज कौन सा था? मानव द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला प्रथम अनाज जो था यह क्या था? जौ था, बार्ले था, जौ था। चालकोलिथिक युग। चालकोलिथिक युग में ताम्रपाषाण युग का अध्ययन करते हैं। ताम्रपाषाण युग, चालकोलिथिक युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ताम्रपाषाण युग के नाम से जाना जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय का संलग्न कार्यालय है? संस्कृति मंत्रालय। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय का संलग्न कार्यालय है? यह संस्कृति मंत्रालय का है। यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए ताम्रपाषाण कालीन स्थल के बारे में, जैसे कि इनाम गांव। इनाम गांव है कहाँ? तो यह है महाराष्ट्र में। इनाम गांव कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य मिले हैं। कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढों वाले मकान के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इनाम गांव से। इनाम गांव है कहाँ? तो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट आता है दैमाबाद। दैमाबाद जो है यह भी महाराष्ट्र में है। यहाँ से कलश समाधान तथा कलश के घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण और सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल कौन सा है? तो दैमाबाद ही है। सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल कौन सा है? दैमाबाद है, जो कि परवरा नदी के किनारे है और यह महाराष्ट्र में स्थित है। नवदा टोली। नवदा टोली, इसकी खोजकर्ता कौन थे? एच.डी. सांकलिया थे। इसके उत्खननकर्ता कौन थे? एच.डी. सांकलिया। नवदा टोली है कहाँ? तो यह मध्य प्रदेश में है। नवदा टोली कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। यहाँ से चित्रित काले मृदभांड के प्रमाण मिले हैं। चित्रित काले मृदभांड के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? नवदा टोली से मिले हैं। नेक्स्ट दिया गया है नेवासा। नेवासा कहाँ है बताएंगे? नेवासा कहाँ है? तो नेवासा जो है यह महाराष्ट्र है। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है। नेवासा महाराष्ट्र में है और यहाँ से पटसन का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। पटसन का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? नेवासा से। नेवासा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। और लाल तल पर काली डिजाइन वाली चाक निर्मित बर्तनों के प्रमाण मिले हैं। लाल तल पर काली डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तनों के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? नेवासा से प्राप्त हुए हैं। पटसन का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? नेवासा से प्राप्त हुआ है। नेवासा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। ताम्रवर्ती। ताम्रवती। ताम्रवर्ती कहाँ है? तो यह राजस्थान में है। यहाँ से प्राप्त काले मृदभांड सफेद रैखिक चित्रों से सजे रहते हैं। नवपाषाण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ष 1865 में सर जॉन लुबाक ने किया था। नवपाषाण काल जो शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग जो किए थे 1865 में सर जॉन लुबाक ने किया था। नाम याद रखिएगा। आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल थे। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम। भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं भीमबेटका के गुफा से। और है कहाँ? तो यह है नर्मदा घाटी में अवस्थित है, मध्य प्रदेश में। भीमबेटका से यहाँ काफी सारे चित्र प्राप्त हुए हैं। कुम्भकारी मिट्टी के बर्तन बनाने की कला एक होती है कुम्भकारी के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुआ है? यह प्राप्त हुआ है नवपाषाण काल से ही। नवपाषाण काल से ही। पेवल उपकरण किस काल से संबंधित है? पेवल उपकरण जो है निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित है। निम्न पुरापाषाण काल को मैंने प्रारंभ में ही बताया था कि पुरापाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। वही निम्न पुरापाषाण काल है जहां से पेवल उपकरण प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट आते हैं ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? ताम्रवती के नाम से कौन सी संस्कृति प्रसिद्ध है? आहार संस्कृति। माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित है? माइक्रोलिथिक औजार मध्य पाषाण काल से। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? बेलन घाटी से प्राप्त औजार यह संबंधित है निम्न पुरापाषाण काल से। मानव के आखेटक और खाद्य संग्राहक
की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है? आखेटक का मतलब होता है शिकारी। मानव जो है आखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है? यह जुड़ी हुई है पूरा पाषाण काल से। पूरा पाषाण काल में ही क्या था? मानव जो था शिकारी था। ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाणकालीन स्थल कौन से हैं? यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है, भारत के दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञात मध्य पाषाणकालीन स्थल कौन से हैं? तो महदहा है और सराय नहर राय है। महदहा और सराय नहर राय है। आधुनिक मानव होमो सैपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ? होमो सैपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ? तो उच्च पुरा पाषाण काल में। क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए? या प्रयुक्त हुए हैं मध्य पुरा पाषाण काल से। मध्य पुरा पाषाण काल से। अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा था? अग्नि का खोज तो हो गया था पुरा पाषाण काल में ही, लेकिन इसे प्रयोग में लाना प्रारंभ किया था नव पाषाण काल से। दोनों अलग क्वेश्चन हैं। भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिला है? भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिला है? शिवालिक पहाड़ी से। कहाँ से? शिवालिक पहाड़ी से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कपास के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से ही। यहाँ पे दिया गया है नर्मदा टोली नामक ताम्र पाषाण स्थल, जो कि इसके खोजकर्ता जो है HD सांकलिया हैं। पहले ही मैं बता भी चुकी हूँ। और नर्मदा टोली वर्तमान में कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, आप लोग गौर से सुनिएगा। हड्डी निर्मित उपकरण। हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? हड्डी निर्मित उपकरण जो प्राप्त हुए हैं सराय नाहर राय से प्राप्त हुए हैं। सराय नाहर राय। गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ था? गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ था? हस्तिनापुर से। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल जैसे कि मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, सुतकांगेडोर, हड़प्पा तथा कोटदीजी वर्तमान में कहाँ अवस्थित है? तो अवस्थित है पाकिस्तान में। सिंधु घाटी सभ्यता के जो मुख्य स्थल है, चाहे वो मोहनजोदड़ो हो, चनहुदड़ो हो, सुतकांगेडोर हो, हड़प्पा हो या फिर कोटदीजी, यह वर्तमान में पाकिस्तान देश में अवस्थित है। अब यहाँ पे नवपाषाणकालीन स्थल के बारे में दिया गया है। बुर्ज होम। बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर में अवस्थित है। और बुर्ज होम से कब्रों में माली के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बुर्ज होम से कब्रों में माली के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट आता है गुफर कराल। गुफर कराल कहाँ है? तो यह भी कश्मीर में है। कृषि व पशुपालन के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। हड्डी निर्मित औजार प्राप्त हुआ है। धूसर मृदभांड प्राप्त हुए हैं। धूसर मृदभांड का प्रमाण प्राप्त हुए हैं। सिलवट्टा व हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सिलवट्टा प्राप्त हुए और हड्डी से निर्मित सुई के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यह प्राप्त हुए हैं गुफर कराल से। गुफर कराल से प्राप्त हुए हैं। अब आगे दिया गया है मेहरगढ़। मेहरगढ़ गेहूं की 3 व जौ की 2 किस्मों की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, गेहूं के 3 व जौ के 2 किस्मों की खेती के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से। कच्ची ईंटों के आयताकार मकान, कच्ची ईंटों के आयताकार मकान और प्राचीनतम अस्थायी जीवन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। महदहा। महदहा कहाँ है? तो यह यूपी में है। गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। धान के अलावा जौ की खेती व पशु बाड़ा का भी साक्ष्य मिला है। महदहा जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण, धान के अलावा जौ की खेती व पशु बाड़ा के भी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। समझ गए होंगे? बिल्कुल मैं आराम से चल रही हूँ, आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा। कहीं पे आप लोग को डाउट होता होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, उससे मैं सुधार करने का प्रयास करूंगी। नेक्स्ट है कोल्डिहवा। कोल्डिहवा कहाँ है? तो यह भी उत्तर प्रदेश में है। कोल्डिहवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं।
जो धान की खेती का भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता है। कोल्डिहवा ऐसा स्थान है जो कि विश्व में सबसे प्राचीन साक्ष्य माना जाता है धान की खेती का। संगन कल्लू मोस्ट इम्पॉर्टेंट, संगन कल्लू जो है यह कर्नाटक में है और यहाँ से राख के टीले प्राप्त हुए हैं जो बेल्लारी जिले में अवस्थित है। संगन कल्लू किस जिले में है तो कर्नाटक के बेल्लारी जिले में है और यहाँ से राख के टीले का अवशेष प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है पिकली हल। पिकली हल कहाँ है तो यह भी कर्नाटक में है और यहाँ से राख के ढेर व निवास स्थल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पिकली हल से क्या प्राप्त हुआ है तो राख का ढेर व निवास स्थल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और पिकली हल भी कहाँ है तो कर्नाटक में है। नेक्स्ट नेम दिया गया है चौपानी मांडो। पिछले बुक से अगर तुलना किया जाए तो इस बुक में बहुत ही बेहतरीन तरह से और बहुत ही अच्छे ढंग से लिख के दिया गया है, उसके बारे में जानकारी दिया गया है। जैसे कि उस बुक में चौपानी मांडो नहीं था, इस बुक में चौपानी मांडो के बारे में जानकारी दिया गया है। जो चौपानी मांडो है कहाँ तो यह उत्तर प्रदेश में है। चौपानी मांडो का उत्तर प्रदेश में, यहाँ से मधुमक्खी के छत्ते जैसे झोपड़ियों, ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण व हस्त निर्मित मृदुभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बहुत ही अलग तरह का इसमें दिया गया है। ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण व हस्त निर्मित मृदुभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सारू तारू, सारू तारू कहाँ है तो असम में है, यह भी नहीं दिया गया था। सारू तारू यह असम में है और यह गुवाहाटी किस्म में उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियाँ व चित्रित मृदुभांड प्राप्त हुए हैं। सारू तारू कहाँ है तो यह गुवाहाटी, माफ करेंगे गुवाहाटी, जो कि असम की राजधानी भी है। तो सारू तारू जो है गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ियाँ व चित्रित मृदुभांड प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट नाम दिया गया है चिरांद। चिरांद चेचर तो अपना बिहार में है और चिरांद से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं जो प्रायः हिरणों के सींगों से निर्मित है। नेक्स्ट नाम दिया गया है दाओजली। दाओजली कहाँ है तो यह असम में है। दार्जिलिंग समझ करके पश्चिम बंगाल पे नहीं जाइएगा, यहाँ पे नाम दिया गया है दाओजली और दाओजली जो है असम में है और यहाँ से कृषि व पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। एक बार इसे समेट लेते हैं। जैसे कि बुर्जहोम कहाँ है तो यह कश्मीर में है, गुफर कराल कश्मीर में है, मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, महदाहा उत्तर प्रदेश में है, कोल्डिहवा भी उत्तर प्रदेश में है, संगन कल्लू और पिकलीहल यह दोनों कहाँ है तो कर्नाटक में है और यहाँ से राख का ढेर प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट नाम दिया गया था चौपानी मांडो जो कि उत्तर प्रदेश में है। मधुमक्खी के छत्ते जैसा झोपड़ियों के साथ और ज्यामितीय आकार के सूक्ष्म पाषाण व हस्त निर्मित मृदुभांड के साथ यहाँ से प्राप्त हुए हैं। सारू तारू यह असम में है और यह गुवाहाटी के समीप आदिम कुल्हाड़ी व चित्रित मृदुभांड प्राप्त हुए हैं। चिरांद चेचर अपना बिहार में है और दाओजली जो है यह असम में है। या जो भी नाम दिया गया था यह सब नाम दिया गया था नव पाषाण कालीन स्थल का। चलिए आई थिंक समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अब जाते हैं हड़प्पा सभ्यता की ओर। चलिए हड़प्पा सभ्यता को भी स्टार्ट करते हैं, समझिएगा इसे भी। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। देखिए थोड़ी सी बेसिक जानकारी इसके बारे में मैं दे देती हूँ। हड़प्पा सभ्यता यह जो है लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। कितने वर्ग किलोमीटर में तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ था, जो कि उत्तर में जम्मू कश्मीर और दक्षिण में महाराष्ट्र और पूर्व में यूपी का स्थल है आलमगीरपुर। दक्षिण में अगर देखा जाए, उत्तर में हमने क्या बताया तो मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी के किनारे है। यूपी में आलमगीरपुर जो है यह पूर्वी बिंदु है और दक्षिण की अगर बात की जाए तो यह है दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में अवस्थित है और यह कौन सी नदी के किनारे है, परवरा नदी के किनारे है। और परवरा किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की सहायक नदी है। वही पश्चिम की अगर बात की जाए तो पश्चिमतम जो बिंदु है यह कौन सा है, सूतकांगे डोर है, जो कि किस नदी के किनारे है, दास्क नदी के किनारे है। मांडा चिनाब आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, दैमाबाद परवरा या फिर गोदावरी नदी के किनारे और सूतकांगे डोर जो है यह दास्क नदी के किनारे और यह कहाँ है तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में अवस्थित है। चलिए इसका समय काल भी जान लीजिए। इसका जो समय काल है यह 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व का काल है। 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व का काल हड़प्पा सभ्यता या फिर इसी को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं या फिर सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। चलिए अब चलते हैं वन लाइनर की ओर। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। अभी हमने बताया 2500 ईसा पूर्व से लेकर के
1750 ईसा पूर्व तक का काल। हड़प्पा नामक प्रस्थल किस सभ्यता से संबंधित है? तो हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पहले हड़प्पा की ही खोज हुई थी, इस कारण से ही इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। हालांकि इसका नाम कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं या फिर सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार थी? बताएंगे। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी यह भाव चित्रात्मक थी। कैसी लिपि थी? भाव चित्रात्मक, पिक्टोग्राफिक। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? इसके जानकारी का एकमात्र स्रोत, एकमात्र नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रमुख स्रोत जो है यह पुरातात्विक खुदाई ही है। पुरातात्विक खुदाई है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है यह मृतकों का टीला। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता आदि ऐतिहासिक युग से। हमने प्रारंभ में बताया था कि आदि ऐतिहासिक काल में लिखा तो गया है लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ जो माना जाता है पूर्व आर्य काल से ही माना जाता है। हालांकि अगर ऑप्शन में ना दिया रहे तब गुप्त काल भी टिक कर सकते हैं, लेकिन मूर्ति पूजा का जो आरंभ हुआ था पूर्व आर्य काल से ही हुआ था। और सबसे पहले जो मूर्ति बनाई जाती थी यह बुद्ध का बनाया गया था। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे, ऐसे तो पशुपतिनाथ का ही मूर्ति बनाया गया था। सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया था। पहले हमने बताया भी, सबसे पहले तांबे का ही प्रयोग मानवों ने किया था और तांबे में टीन मिलाकर के कांसा तैयार किया गया था। इस कारण से ही हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? तो रंगपुर जो है यह गुजरात में अवस्थित है, सौराष्ट्र में अवस्थित है। रंगपुर किस नदी के किनारे है? तो मादर नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? मादर नदी के किनारे है। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहां दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं? हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहां दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं? तो हो जाएगा कालीबंगा, घग्गर नदी के किनारे है, राजस्थान में अवस्थित है। बीबीलाल बीके थापड़ इसके उत्खनन करता है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी? यह की गई थी सर जॉन मार्शल के द्वारा। सर जॉन मार्शल। दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी। नेक्स्ट है हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली, घग्गर और उसके सहायक नदियों की घाटी में स्थित था, जिसके कारण से इसे सप्त सैधव प्रदेश भी कहा जाता है। यहाँ पे दिया भी गया सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली, घग्गर और उसकी सहायक नदियों के घाटी में स्थित था। वैदिक काल भी अगर पढ़िएगा तो यही सब नदी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आता है धौलावीरा। धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात में है, गुजरात। और यहाँ से स्टेडियम का प्रमाण मिला है। स्टेडियम का प्रमाण कहाँ से मिला है? धौलावीरा से ही प्राप्त हुआ है। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण धौलावीरा से। जल प्रबंध प्रणाली कहाँ से? धौलावीरा से ही। लोथल को लघु हड़प्पा, गौर करेंगे, लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसके पूर्वी भाग में एक गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। कहाँ से? लोथल से। हड़प्पा कालीन मुहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा था? मुहर का जो आकार था यह कैसा था? वर्गाकार था। मुहर का आकार कैसा था? तो यह था वर्गाकार। कैसा था? वर्गाकार था। हड़प्पा संस्कृति के मुहरों पर घोड़े का अंकन नहीं हुआ है। हड़प्पा संस्कृति के मुहरों पर घोड़े का अंकन नहीं किया गया है। आगे है आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? तो हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? तो ब्राह्मी लिपि ही है। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ प्रारंभ की गई थी? तो यह भारत में ही। कपास की खेती का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो भारत में। सैधव सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई थी। देखिए, सैधव सभ्यता के समकालीन ही मिस्र की सभ्यता चल रही थी और यह मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे पनपी थी? तो नील नदी। कहा जाता है मिस्र को नील नदी का देन। नील नदी का देन किसे कहते हैं? मिस्र को।
सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है? सिंह युक्त देवता की मुहर प्राप्त हुई है कालीबंगा से। लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? सुमेरियन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आधारित थी। हम लोग को पता भी है सिंधु घाटी सभ्यता जो है यह नगरीय है, जबकि वैदिक सभ्यता जो है यह क्या है? ग्रामीण है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो मृदभांड है। बहुत सारे एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा भी गया है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो मृदभांड है। भारत में किस प्रकार के मृदभांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने गए हैं? तो यह माने गए हैं उत्तरी काले पॉलिशकृत मृदभांड। उत्तरी काले पॉलिशकृत मृदभांड। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता था? सिलखड़ी का। मुद्राओं के निर्माण में सिलखड़ी का प्रयोग किया जाता था। मेसोपोटामियाई अभिलेखों में सैदा सभ्यता के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? मेसोपोटामिया का जब अभिलेख देखेंगे वहाँ सिंधु सभ्यता के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। हड़प्पा सभ्यता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है मेसोपोटामिया अभिलेख में? तो मेलुहा शब्द का। अब यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि मैं पहली बार ही बताई थी चौहद्दी कहाँ तक हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है। जैसे कि उत्तर में मांडा या चिनाब नदी के किनारे अवस्थित है, जम्मू कश्मीर में है, आलमगीरपुर यूपी में है जो कि पूर्वी बिंदु है और यह हिंडन नदी के किनारे है। दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा दैमाबाद महाराष्ट्र जो कि परवरा नदी के किनारे है। परवरा जो है गोदावरी की सहायक नदी है। सुतकांगेडोर यह बलूचिस्तान पाकिस्तान में है और यह जो है दास्क नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? दास्क नदी के किनारे है। चलिए इसे याद रखिएगा। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ था। अब आगे दिया गया हड़प्पा कालीन स्थल और महत्वपूर्ण तथ्य। चलिए यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले दिया गया मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है यह वर्तमान में मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में अवस्थित है। इसके उत्खनन हुआ था 1921 ईस्वी में राय बहादुर, दयाराम साहनी, वहिलर और माधव स्वरूप वत्स के द्वारा। इसके उत्खननकर्ता कौन है? तो दयाराम साहनी है, वहिलर है, माधव स्वरूप वत्स है। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे अवस्थित है और यहाँ से अन्न भंडार, कांसे से निर्मित खिलौना गाड़ी, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति, गरुड़ चित्रित मुद्रा, मछुआरों का चित्र, शंख का बैल और कांस्य दर्पण प्राप्त हुआ है। एक बार फिर से सुनिएगा। हड़प्पा से अन्न भंडार प्राप्त हुआ है, कांस्य से निर्मित खिलौना गाड़ी प्राप्त हुआ है, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति प्राप्त हुई है, गरुड़ चित्रित मुद्रा प्राप्त हुआ है, मछुआरों का चित्र, शंख का बैल और कांस्य दर्पण यहाँ से प्राप्त हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मोंटगोमरी को जानते हैं। मोंटगोमरी जो है वर्तमान में लड़काना जिले में है और यह पाकिस्तान में अवस्थित है। इसके उत्खननकर्ता कौन है? तो राखलदास बनर्जी और मॉर्टिमर व्हीलर ही हैं। इसका उत्खनन जो हुआ था 1922 ईस्वी में और यह जो है सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। यहाँ से विशाल स्नानागार, पुरोहित का आवास, महाविद्यालय, 16 मकानों का बैरक, काष्ठ निर्मित नग्न महिला मूर्ति का साक्ष्यांश प्राप्त हुआ है, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुआ है, चमकते हुए बंदर का चित्र प्राप्त हुआ है, एक श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है लोथल। इसका उत्खननकर्ता रंगनाथ राव। कब? 1955 एवं 1962 है। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है और यहाँ से गोदीवाड़ा, वृत्ताकार तथा चौकोर अग्निवेदिका प्राप्त हुआ है, हाथी दांत प्राप्त हुए हैं, चावल व बाजरे पर 2 मुहे राक्षस का अंकन, फारस की मुहर प्राप्त हुई है, घोड़े की मृण मूर्ति, 3 युग्मित समाधियां, चालाक लोमड़ी का चिन्ह कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो लोथल से। एक बार फिर से सुनिएगा। गोदीवाड़ा, वृत्ताकार तथा चौकोर अग्निवेदिका, हाथी दांत,
चावल व बाजरे पर दो मुँहे राक्षस का अंकन, फारस की मुहर, घोड़े की मूर्ति, 3 युग्म समाधियां, चालाक लोमड़ी का चिन्ह आदि कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथ से। यह कहाँ है? तो यह गुजरात में है, अहमदाबाद जिले में, भोगवा नदी के किनारे। नेक्स्ट दिया गया है चनहुद्रो। चनहुद्रो जो है वर्तमान में सिंधु नदी के किनारे है और यह पाकिस्तान में अवस्थित है। सिंध वहाँ का जिला है पाकिस्तान का, वहीं अवस्थित है। और इसका उत्खनन करता है अर्नेस्ट मैक व N.G. मजूमदार। गोपाल मजूमदार इसके उत्खनन करता है और अर्नेस्ट मैक है। इसका उत्खनन हुआ था 1921 ईस्वी में। मनके बनाने का कारखाना चनहुद्रो से प्राप्त हुआ है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साथ से प्राप्त हुआ है। मेकअप सामग्री, चाहे वो लिपस्टिक हो, कंघी हो, यह सब कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो चनहुद्रो से। 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा प्राप्त हुआ है। काजल प्राप्त हुआ है। पाउडर प्राप्त हुआ है। कांस्य की गाड़ी प्राप्त हुआ है और वक्राकार ईंट का प्रमाण यहाँ से मिला है। यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं, मनके बनाने का कारखाना, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साच, लिपस्टिक, कांस्य गाड़ी, वर्काकार ईंट, कंघा, 3 घड़ियालों तथा 2 मछलियों के अंकन वाली मुद्रा, काजल, पाउडर, यहाँ सब प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है कालीबंगा, हनुमानगढ़ जिले में अवस्थित है और यह कहाँ है? राजस्थान में है और यह घग्घर नदी के किनारे है। उत्खनन करता थे अमलानंद घोष, ब्रजवासी लाल एवं B.K. थापड़। कब उत्खनन हुआ था? 1953 में और 1960 में। जूते हुए खेत का साक्ष यहाँ से प्राप्त हुआ है। भूकंप के साक्ष प्राप्त हुए हैं कालीबंगा से। भूकंप के साक्ष, अग्नि हवन प्राप्त हुआ है। अग्नि हवन कुंड, अलंकृत ईंट, चूड़ियाँ, संभवतः एक साथ फसल बोने के साक्ष और लकड़ी की नाली कहाँ से प्राप्त हुआ है? राजस्थान से। एक बार फिर से सुनेंगे। जूते हुए खेत का साक्ष, भूकंप के साक्ष, अग्नि हवन कुंड, अलंकृत ईंट, चूड़ियाँ, संभवतः एक साथ फसल बोने के साक्ष और लकड़ी की नाली प्राप्त हुआ है। चलिए, कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। नेक्स्ट नेम दिया गया है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी यह वर्तमान में हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित है और इसके उत्खनन करता थे सूरज भान। इसके उत्खनन करता कौन थे? सूरज भान। कब हुआ था उत्खनन? 1969 में, 1969 में। और यह कहाँ है? यह घग्घर नदी के किनारे अवस्थित है। घग्घर नदी के किनारे राखी गढ़ी अवस्थित है और यहाँ से ताम उपकरण, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा प्राप्त हुआ है। आगे दिया गया है कोटदीजी। कोटदीजी खैरपुर, पाकिस्तान। धुरी एवं फजल अहमद खान उत्खनन करते हैं। 1935 और 1955 में इसका उत्खनन किया गया था। सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। खैरपुर जिला पाकिस्तान। कोटदीजी जो है सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। किलेबंदी का साक्ष नहीं मिला है। कहाँ से नहीं मिला है? तो कोटदीजी से किलेबंदी का साक्ष नहीं मिला है। कच्चे ईंटों के मकान व चूल्हे के यहाँ से प्रमाण मिले हैं। कच्चे ईंटों के प्रमाण व चूल्हे के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कोटदीजी से। नेक्स्ट नाम दिया गया है वनावली। वनावली और राखी गढ़ी दोनों के दोनों हरियाणा के हिसार जिले में है और वनावली के उत्खनन करता है R.S. विष्ट। पूरा नाम इनका हुआ रविंद्र सिंह विष्ट। कब इसकी खुदाई हुई थी? 1973 में। सरस्वती नदी के किनारे है और यहाँ से मिट्टी का हल, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए का साक्ष्य तथा जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मिट्टी का हल बनावली से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है और जौ के साक्ष्य बनावली से। आगे दिया गया है रोपड़। रोपड़ जो है पंजाब के रूपनगर में है और इसके उत्खनन करता कौन थे? रोपड़ के यज्ञदत्त शर्मा। किस नदी के किनारे है? सतलज नदी के किनारे। और तांबे के कुल्हाड़ी और मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? रोपड़ से। रंगपुर काठियावाड़ जिला, गुजरात। S.R. राव इसका उत्खनन करते हैं। 1954 में इसका उत्खनन किया गया था। मादर या फिर भादर नदी के किनारे यह अवस्थित है और यहाँ से ज्वार, बाजरा, 3 संस्कृतियों के अवशेष, नालियाँ, कच्ची ईंट के दुर्ग, धान की भूसी, यह सब प्राप्त हुआ है रंगपुर से। नेक्स्ट नाम है आलमगीरपुर जो कि मेरठ में अवस्थित है। मेरठ कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है और यह जो है हिंडन नदी के किनारे और इसका उत्खनन करता थे यज्ञदत्त शर्मा। कब हुआ था उत्खनन? 1958 में और यहाँ से प्राप्त हुआ है मृदभांडों पर रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य। नेक्स्ट नाम दिया गया सूतकांगे डोर।
सुतकांगडोर बलूचिस्तान प्रांत में है, पाकिस्तान में, और यह दास्क नदी के किनारे है। इसके उत्खननकर्ता थे ऑरेंज अस्टाइन जॉर्ज डेल्स। उत्खनन कब हुआ था? 1927 एवं 62 में। यहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं? 3 संस्कृतियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित मानव अस्थिरांक से भरा बर्तन, बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और यह क्या है? यह बंदरगाह है। सुतकांगडोर क्या है? तो बंदरगाह है। और भारत में अवश्य बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नाम देख लेते हैं। जैसे कि मांडा दिया गया है। मांडा जो है जम्मू कश्मीर में है। उत्खननकर्ता जगपति जोशी थे। जगपति जोशी 1982 में इसका उत्खनन किया गया था। चिनाब नदी के किनारे है और यहाँ से चट, ब्लेड, हड्डी निर्मित बानाग्र प्राप्त हुआ है। मुहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट नाम है सुतका को पेरिन बलूचिस्तान में है और यह जो है सादी कौर नदी के किनारे है। सुतका को जो है सादी कौर नदी के किनारे है। इसके उत्खनन करता थे जॉर्ज डेल्स। उत्खनन 1962 में किया गया था और यहाँ से 2 टीले व मृदभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 2 टीले व मृदभांड के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट नाम है सुरकोटदा। सुरकोटदा जो है गुजरात में है और इसके उत्खननकर्ता जगपति जोशी ही हैं। 1964 में इसका उत्खनन किया गया था। सरस्वती नदी के किनारे है। यहाँ से कलश सावधान, घोड़े की हड्डी, तराजू का पलड़ा, यह सब कहाँ से प्राप्त हुआ है? सुरकोटदा से प्राप्त हुआ है। चलिए, हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का मुख्य माध्यम वस्तु विनिमय प्रणाली को माना जाता था। चलिए, ये तो रहा सिंधु सभ्यता जिसे हमने कंप्लीट करवा दिया। आगे हम लोग देखेंगे वैदिक काल अगले वीडियो में, इसे भी कंप्लीट करेंगे। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। कुछ कमी रह गई होगी तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्या सुधार करना है वो भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ज़रा सा ही पसंद आया तो इसे लाइक कर लीजिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।